आज हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। 8 का सिलेबस जान रहे हैं? ये है टोटल आप लोग को इतना सारा चीज़ पढ़ना है। 8 में फर्स्ट चैप्टर में है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। उसके बाद है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात, संख्याओं के साथ खेलना। फिर उसके बाद है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। फिर है गुणन खंडन। और इस प्रकार से टोटल 17 चैप्टर्स हैं आप लोगों को, जिसमें कि आज हम लोग पहला चैप्टर्स पढ़ेंगे परिमेय संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये टोटल पहले बनाएंगे कि हम सीखेंगे क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले स्मरण करना है। स्मरण यानी कि रिवीजन करना है जो इससे पहले चैप्टर्स में हम लोग पढ़े हैं। जैसे संख्या क्या है ये, उसके बाद संख्या का प्रकार, ये चीज़ पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इस पाठ में जो पढ़ना है आप लोग को रेशनल नंबर वाला जो 8 क्लास में जो चैप्टर्स दिया गया उसमें पहला चीज़ है कि परिमेय संख्या क्या है। फिर उसके बाद उसी में पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं की तुलना, मतलब दो संख्या रहेगा, तुलना मतलब कंपैरिजन करना कि उसमें से कौन संख्या छोटा है कौन बड़ा है, ये चीज़। उसके बाद पढ़ना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना, ये। उसके साथ है अंतिम में पढ़ना है हम लोग को परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जो इससे पहले भी गुणधर्म पढ़े होंगे आप लोग, व्याकलन, ये सब चीज़ वो बताया जाएगा। तो आज हम लोग पहले चीज़ संख्या क्या है ये और संख्या का प्रकार पढ़ते हैं पहले। अच्छा, इसमें संख्या क्या है ये नहीं बनाया गया है। तो संख्या तो आप लोग जानते ही हैं, जो डिजिट होता है यानी अंक, ठीक है। अंक जो दिया गया है 0 से लेकर के 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 अंक हैं, ठीक है। इसी 10 अंक से मिलकर के टोटल के टोटल सभी संख्याएं बनी हैं। टोटल कितना अंक है? 10 वही है, समझ गए। इस 10 अंक के साथ साथ ये संख्या भी हम लोग कह सकते हैं जो 1 अंक वाली संख्या कहलाएगी, समझ गए, क्योंकि सब में कितना अंक है? 1 अंक है। अब इसी से हम लोग मिला करके ज़्यादा संख्या बनाते हैं। जैसे 10 बनाना है तो इसी में से 1 लेंगे और उसके बाद 0 लेंगे, हम लोग का 10 हो जाएगा, ठीक है। 12 बनाना है, 1 और 2 लेंगे, हम लोग का 12 बन जाएगा। इसी प्रकार से टोटल हम लोग संख्या बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस संख्या के साथ अब ये देखना है, मैं बताया था संख्या का प्रकार के, तो संख्या का प्रकार कितना है ये टोटल के टोटल जो लिखा गया है ये काइंड्स ऑफ नंबर है, यानी कि संख्या का प्रकार। तो काइंड्स ऑफ नंबर में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या हम लोग ध्यान रख लेंगे, क्योंकि इसको स्मरण करना है, मतलब रिवीजन करना है, क्यों पहले से पढ़ेंगे। तो उस सभी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अनंत का मतलब इसको दिन रात गिनते रहेंगे हम लोग, फिर भी कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको लास्ट में हम लोग बोलते हैं, अगर इसकी अब बात करें कि तो प्राकृतिक संख्या कौन है, तो जिसकी गिनती 1 से शुरू होती है, कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, ठीक है। अब इसमें बात करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो उसको कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता है, इसलिए उसको जो बड़ी संख्या रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसीलिए इस प्राकृतिक संख्या को कौन सा चीज से निरूपित करेंगे? n से। इतना चीज हम लोग को प्राकृतिक संख्या में नॉलेज होनी चाहिए। अब उसके बाद जो है, अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ही है, उसमें केवल एक शून्य लगा दिया गया, बस आगे से 0 लगा दिया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। वह सभी संख्या, वह संख्या जो 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। कहाँ तक जाएगा? यह भी जाएगा अनंत तक, ठीक है, जहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी? 0। सबसे बड़ी अपरिभाषित। इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, जिसको बड़ा W के द्वारा निरूपित किया जाता है।
ये हम लोग को ध्यान रखना है, याद रहेगा। तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित, इंग्लिश होल नंबर। और क्या चीज से निरूपित करेंगे इसको? W से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे, जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये अलग अलग होता है, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक, ये दोनों को एक में कर दिए हैं तब होता है पूर्णांक। पूर्ण प्लस अंक का मतलब ये है कि जितना भी अंक होगा इसमें टोटल के टोटल, मतलब इसमें आधा नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है, 4.5 है, तो इसमें 3.5, 4.5 कुछ भी आधा वाला नहीं आते, सवा नहीं आता है, पौने नहीं आता है, जो भी आएगा टोटल के टोटल पूर्ण आना चाहिए। पूर्ण मतलब आप लोग जान रहे हैं 0 भी आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। बात समझ गए? साफ साफ बता रहे हैं कि पूर्णांक। इसमें 2 टाइप से कर सकते हैं हम लोग। इधर देखिए 0 को दाहिना साइड में है, 1 2 3 4 5 6 प्लस में है टोटल के टोटल, बाकी यहाँ 0 है। 0 के इधर बायां साइड में टोटल के टोटल माइनस में है, -1 -2 -3 टोटल के टोटल, ये है पूर्णांक। ये पूर्णांक अब किस चीज से मिलकर के बनते हैं? तो ये 2 को संख्या से मिलकर के बनते हैं। जो प्लस वाला है इसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, तो इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या, ठीक है। और जो माइनस वाला है इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, इधर पॉजिटिव नंबर्स। ये दोनों को मिलाकर के +0 न, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो अगर पूर्णांक बनाने की बात की जाए तो क्या क्या हम लोग ऐड करेंगे? सबसे पहले कौन रहेगा? माइनस वाला यानी ऋणात्मक संख्या, प्लस किसको जोड़ेंगे? 0 प्लस पॉजिटिव प्लस वाला, ये गलती लिखनी है, समझ गए? मतलब ऋणात्मक संख्या हो गया, प्लस 0 जोड़ेंगे, प्लस फिर लास्ट में प्लस वाला यानी कि धनात्मक संख्या को। तो ये ऋणात्मक संख्या, उसके बाद 0 और उसके बाद धनात्मक संख्या, ये तीनों चीज मिलकर के हम लोग क्या बनता है? पूर्णांक बनता है, यानी कि इंटीजर्स बनते हैं। बात समझ गए? आगे अब चलते हैं हम लोग। इसके बाद है हम लोग का सम संख्या। तो सम संख्या किसको बोलते हैं? वह सभी संख्या जो 2 से डिवाइड होते हैं। कितना से डिवाइड होगा? मतलब 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, जिसमें एक भी क्या बोलते हैं उसको, शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे 6, अभी सब 6 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा? एक ही बार में कट जाएगा, ये 2 तिहाई 6, कोई शेष नहीं बचा। यही 7 रहेगा और 2 से भागा देंगे तब इसमें क्या होगा? फिर एक शेष बच जा रहा है, तो शेष हम लोग को नहीं बचना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं हम लोग? जिसमें 2 से भाग लग जाए पूरा पूरा, समझ गए? इसके बाद बड़ा संख्या अगर रहेगा तो छोटा संख्या है तब तो हम लोग 2 से भाग लेकर के ही कर लेंगे। बड़ा संख्या रहेगा तब वह सभी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 होगा, 2 4 6 8, इकाई जानते हैं ना आप लोग? जैसे ये है, ठीक है, 9698, तो इसमें इकाई कौन है? 8 जो है इकाई है। तो इकाई के स्थान पर अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है, 0 2 4 6 8, तो वह सभी संख्या क्या होगा? हाँ, सम संख्या होगा। बात समझ गया? सम संख्या। तो कौन कौन सम संख्या होगा? जो 0 जिसकी इकाई के स्थान पर ये सभी संख्या रहेगा, अंक रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग सम संख्या। इसके साथ है जस्ट इसका ऑपोजिट, क्या चीज? विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या किसको बोलते हैं? तो वह सभी संख्या जो 2 से नहीं कटेगा, जिसमें शेष कुछ ना कुछ बचेगा, उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। जिसमें 1 3 5 7 9 11 दिया हुआ ढेर सारा डिफरेंस, ये तो सब लोग जानते हैं, 7 8 के लोग हैं। अब आगे हम लोग आते हैं अभाज्य पर, जिसको रूट संख्या भी बोला जाते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर बोला जाते हैं। इसको हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसको। तो वह सभी संख्या जिसका किसी से भी भाग नहीं लगते, केवल स्वयं से भाग लगेगा। वह सभी संख्या जिसका भाग कौन से लगेगा? स्वयं से। इसके अलावा 1 से भी भाग लगते हैं, बस 2 से, दूसरा के अलावा तीसरा किसी भी चीज से भाग नहीं लगेगा। जैसे 2 है, 2 में किससे हम लोग भाग दे सकते हैं? केवल 2 से हम लोग भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे 1 रहेगा, 2 एकम 2, ये कट जाएगा, ये हो गया एक चीज। दूसरा चीज है कि इसको 1 से भी हम लोग भाग दे सकते हैं, तो कट जाएगा 2 बार में, टोटल ये चीज।
इसके अलावा किसी और संख्या से हम लोग भाग दे सकते हैं क्या इसमें? नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ऐसी है आपका 3, 5 को देख लेते हैं। 5 में क्या चीज से भाग लगेगा? 1 से लगेगा, हाँ लगेगा। 2 से नहीं, 3 से, 4 से, 5 से किसी से नहीं। मतलब 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। 5 का मतलब 5 में हम लोग लगा रहे हैं इसलिए स्वयं में। तो वह सभी संख्या जिसमें किससे भाग लगेगा? 1 से और फिर साथ में स्वयं से, उस सभी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसमें वही चीज है इसमें किसी और से भाग दे ही नहीं सकते। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 में किसी दूसरा संख्या से भाग ही नहीं लगेगा। किससे लगेगा? केवल 1 से और फिर 13 से। उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। बात समझ गए? साथ में ध्यान रखना है यहाँ पे 2 भी है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। 2 कौन सी संख्या है? सम होते हुए भी अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य कौन होगा? 2। सवाल पूछ दिया जाता है कि कौन ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो कौन है? 2 है। और कोई सम संख्या अभाज्य होगा क्या? नहीं, इसके अलावा कोई नहीं होता है। बात समझ गए? ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या को, यानी कि यौगिक संख्या को। ठीक है, वो यौगिक संख्या क्या है हम लोग का? कि वह सभी संख्या जो 1 से, स्वयं से, ठीक है, इसके अलावा जो है कि 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, इसके अलावा कोई और अतिरिक्त संख्या से भी इसमें भाग लगेगा, उस सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि यौगिक संख्या बोलते हैं। जैसे 4 है, 1 से भाग लगेगा, इसमें 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी लगेगा। बात समझ गए? ये 4 जो है काशी से कटेगा, 1 से, 2 से और साथ में 4 से। समझ गए? अगर खाली 1 से और 4 से कटता तो अब ये भाज्य हो जाता, लेकिन ये 2 से भी कट रहा है, यानी अतिरिक्त संख्या से भी कट रहा है, इसलिए क्या होगा? ये भाज्य संख्या होगा। उसी प्रकार से 6 है, ये कौन कौन से कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। अब सुन लीजिए, इतना सारा संख्या से ये कट रहा है। तो जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटेगा, उस सभी संख्या को हम लोग भाज्य और यौगिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है सअभाज्य संख्या। बात समझ गए? सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं वह संख्या जिसका माशा 1 आता है। माशा 1 आने का मतलब क्या है? हाँ, HCF जिसका 1 आएगा, किसी से भी मतलब ये होगा। दूसरा है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके बीच में 2 का डिफरेंट होगा। 3 के बाद एक 4 गैप है, फिर 5 है, दोनों के दोनों यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है। ये 5 और 7 है, यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है। तो जो इस प्रकार की संख्या होगा जो दोनों के दोनों अभाज्य होना चाहिए, प्लस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट हो? 2 का डिफरेंस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे परिमेय संख्या पे, जो हम लोग का चैप्टर्स का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर का ही नाम है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या है क्या। तो जानना ये है कि जो ये परिमेय संख्या है, ये एक संख्या का क्या है? प्रकार है। ठीक है, तो जैसे बाकी सभी संख्या को पढ़ते आ रहे थे, उसी प्रकार से इसमें संख्या को पढ़ना है पहला चीज के लिए। उसके बाद बाकी टेंशन लेना नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या है? तो संख्या का एक प्रकार है। अब इसमें कैसा संख्या रहता है इसको देख रहे हैं। तो इसमें ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, P/Q के रूप में लिखने का क्या मतलब है? जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद जहां P और Q दोनों के दोनों क्या होगा? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब आप लोगों को मैं पहले बताया हूं कि इसमें कोई टुकड़ा नहीं होना चाहिए, कोई पॉइंट्स होना नहीं चाहिए। जो भी होगा टोटल के टोटल पूरा अंक होगा। उसके बाद एक और शर्त है। पहला शर्त बताया कि P/Q, दूसरा शर्त बताया कि P और Q दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तीसरा एक और शर्त कर रहे हैं जो Q/0 नहीं होना चाहिए। ये 3 शर्त जिसमें रहेगा वो क्या है? परिमेय संख्या। बात समझ गया? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया ढेर सारा। एक शर्त याद रखना है, मतलब यहाँ 0/1 ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी को हम लोग कर दें कि 1/0, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 बराबर नहीं होना चाहिए।
ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। बाकी सब जैसा है, बटा वाला कोई भी रहेगा वो चीज आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। रूट वाला भी होता है, ये अभी तो एक में नहीं पढ़ने की जरूरत है, और भी चीज रूट वाला भी नंबर होता है परिमेय संख्या। जैसे 1 मिनट, रूट 2 लिखने वाला था शायद, उस संख्या को जिसका हम लोग आंसर जो है कि आराम से मिल जाए। जैसे पेंसिल ले ली, ठीक है, जैसे कि रूट 4, इस रूट 4 का आंसर जानते हैं आप लोग, कितना होगा आंसर, 2 होगा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब आप ऐसे भी 3 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, 3 परिमेय संख्या है। देखो 3 जो है परिमेय संख्या है। कैसे है, इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, इसका भी रीजन जान ले थोड़ा सा पहले। एक इसलिए लगाया जाता है कि 3 को 1 भाग में बांटेंगे तो 3 ही आएगा आंसर। जैसे यहाँ है कि अगर 6 को हम लोग 2 भाग में बांटे तब ना आंसर गड़बड़ाएगा हमारा, कि 3 आएगा। कि 6 को रुपया है, 2 जगह बांट दिए, 2 जगह बांट दिए तो गड़बड़ हो गया, 3 रुपया पड़ा। लेकिन अगर यही 6 रुपया है और इसको हमको 1 जगह बांटना है केवल, कितना पड़ेगा, 6 के 6 रुपया ही मिल जाएगा। तो या हम इसको केवल 6 लिख दें या फिर 6 बटा 1 लिख दें, दोनों बात एक ही है। इसीलिए जितना भी ऐसी संख्या रहते हैं जिसमें कोई नीचे हर लगा हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब कहीं बटा लिखा हुआ नहीं है, वो भी सम संख्या और सॉरी ये परिमेय संख्या है। जैसे 6, 7, 8 गिनती जो भी लिखना होगा हम लोग लिख देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा परिमेय संख्या समझ के पहचान लेंगे आप लोग, क्या क्या चीज, इसमें कुछ संख्या रूट वाला है जिसका आपको नहीं बन पाएगा। जैसे रूट 3 को करेंगे दिक्कत होगा आंसर, रूट 2 को करेंगे आंसर दिक्कत होगा, बहुत सा चीज होता है। लेकिन जो जिस रूट वाला नंबर का हम लोग सही मतलब आंसर आ जाता है अलग से, जिसमें पॉइंट वगैरह में नहीं आता है, वो सभी संख्या क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या होगा। जो बिना बटा वाला होगा वो भी परिमेय संख्या होगा, और जितना भी इस प्रकार से लिखा गया है सबके सब परिमेय संख्या इधर है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कितने टाइप से होते हैं, तो परिमेय संख्या 2 टाइप का है, समझ गए। कौन कौन सी संख्या, एक है धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा का में है ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब इस दोनों को देखेंगे, किसको धनात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं, किसको ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं। ध्यान रखिए, 6/3 कर दिए हम लोग, कॉमा, अब -6/-3 कर दिया। ये बताइए कौन सा संख्या है ये कौन है, 6/3 धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक। ये -6/-3 ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। नहीं, ये ऋणात्मक नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। 6/3 तो ये तो ऐसे भी दिख रहा है, ठीक है, कि धनात्मक है, दोनों में प्लस लगा हुआ है। लेकिन दूसरा जो है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। तो जब दोनों नंबर में यानी अंश में भी, इसको अंश और हर जानते हैं ना आप लोग, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अगर दोनों नंबर में बराबर सेम चिन्ह हो, सेम चिन्ह का मतलब यहां भी प्लस यहां भी प्लस, ये धनात्मक होगा। उसी माइनस में भी अगर यहां भी ऊपर में भी माइनस नीचे भी माइनस, वो भी क्या होगा, हमारा धनात्मक होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग बार बार देखें हमने काटते समय कि ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस दोनों आपस में कट जाता है। बात समझ गए। तो हम लोग क्या इसका याद रखेंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वह सभी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर का चिन्ह क्या होगा, समान होगा। चिन्ह का मतलब क्या है, ये जो आगे लगा हुआ है 6 के आगे ये प्लस और 3 के आगे ये प्लस, ये दोनों क्या है, साइन है यानी चिन्ह। 3 बजे छुट्टी करना है, हाँ तो जाइए, समझ में आ गया ये बात। तो किसको हम लोग करेंगे, 6 और मतलब जिसमें दोनों साइन ठीक रहेगा, यानी प्लस यहां भी और प्लस यहां भी, इसको हम लोग धनात्मक बोलेंगे। इसमें इसी प्रकार से माइनस वाला में भी कि -2 है और -4 है, तो दोनों में अगर सेम चिन्ह है, सेम साइन है, ठीक है, तो इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, धनात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं। बात समझ गए। अब बात रह गई ऋणात्मक के लिए, कि ऋणात्मक किसको बोला जाता है, इसको देखेंगे। तो ऋणात्मक में वह संख्या रहेगा, वह सभी संख्या रहेगा जिसमें
दोनों में साइन अलग अलग रहेगा। मतलब एक 6 बटा यहाँ 9 कर दिए, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस, ये कौन सी संख्या होगा? ऋणात्मक परिमेय होगा। बात समझ गए? या फिर ऊपर में प्लस कर दिया और नीचे में माइनस कर दिया, ये कौन सी संख्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो इसमें क्या हम लोग याद रखेंगे इसको? वह परिमेय संख्या जिसमें दोनों साइन अलग अलग होगा, जिसमें अंश और हर दोनों में साइन क्या होगा? चिन्ह क्या होगा? अलग अलग होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या बोलते हैं और ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं। बात समझ गए? क्योंकि अभी हम लोग परिमेय का दो भाग पढ़ रहे हैं कि परिमेय में धनात्मक भी है और परिमेय जो है वो ऋणात्मक भी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? धनात्मक परिमेय और ऋणात्मक परिमेय समझ में आ गया? चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ना है आप लोग का ये में चैप्टर्स में ही, क्योंकि इसको पढ़ना है कि समतुल्य परिमेय संख्या पढ़ना है। समतुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंस जानते हैं आप लोग? कितना बार ग्रामर में बताया गया है आप लोग को इंग्लिश में इक्विवेलेंस क्या है। इक्विवेलेंस बोलते हैं कि सेम उसी की तरह आ जाए। बात समझ में आ रहा है? सेम उसी की तरह आ जाए। जैसे हम लोग बहुत सा चीज, एक वर्ब को हम लोग जैसे देखते हैं कि वर्ब जब पढ़ते हैं हम लोग, तो वर्ब को भी हम लोग नाउन बनाते हैं। वर्ब को नाउन बनाते हैं टू लगा करके या बाकी चीज लगा करके। जैसे आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स। चलिए आप लोग समझते ही है मेरा लिखा हुआ। चलिए आगे, ठीक है। तो आई गो टू मार्केट, इसमें देखिए एक वर्ब तो यहां है, एक और वर्ब यहां है। तो एक सब्जेक्ट में दो मेन वर्ब रहेगा, सॉरी एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब रहेगा? नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? ये एक मेन वर्ब है मेरा पहले से ऑलरेडी, जिस वर्ब के आगे टू लगा दिया गया, ये नाउन का इक्विवेलेंस है। मतलब ये है मेन ऐसे वर्ब, लेकिन टू लगा दिया तो हम लोग इसको कौन सी बना दिए? इसको नाउन बना दिए। तो इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है समतुल्य, मतलब उसी के जैसा, मतलब वो है नहीं लेकिन उसी के जैसा ही है। तो वैसे ही यहाँ पढ़ना है समतुल्य परिमेय में हम लोग। अच्छा, समतुल्य परिमेय में कि उसी के जैसा पढ़ना है। तो कैसा? समतुल्य परिमेय यानी परिमेय के जैसा और भी कोई परिमेय हो सकता है, उसको देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्यतर, शून्यतर का मतलब होता है नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ करके बाकी पूर्णांक से गुना करने या फिर भाग देने पर हमको एक और अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होगा, जिसको हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे एज एग्जांपल एक संख्या पहले से दिया गया है -2/3, ये एक परिमेय। अब इसी परिमेय का दूसरा समतुल्य हम लोग को निकालना है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसी के जैसा हम लोग को बनाना है। तो इसी में सेम कोई ना कोई एक ही नंबर से दोनों जगह हम लोग अंश में भी और हर में भी गुना कर देंगे या फिर भाग दे देंगे। तो ये इतना छोटा है कि भाग तो लगेगा ही नहीं। 2/3 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इतना छोटा है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे। तो गुना देखिए इसमें कर दिया हूं मैं कितना से? 3 से। तो 3 से एक ही जगह नहीं करेंगे हम लोग, आंसर गलत हो जाएगा। दोनों जगह हम लोग को करना है, मतलब अंश में भी और हर में भी। अब इसका आंसर लिखेंगे कितना होगा? 2×3 6 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दूसरा है 3×3 9। तो अगला आंसर क्या आया मेरा? -6/9। इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आया कि -2/3 पहले से एक परिमेय संख्या मेरा था। अब इसी परिमेय संख्या का समतुल्य इसको हम लोग लाए। ठीक है, एक ही नंबर से गुना या भाग करने के बाद इसमें हम लोग गुना किए, भाग वाला ये को दिखाते रहे, इसी को दिखाते रहे हम लोग। ये आंसर आया हम लोग को -6/3। तो ये क्या हो गया? -6/3 इस परिमेय का समतुल्य है। बात समझ में आ गया? तो -2/3 परिमेय संख्या का समतुल्य मेरा क्या है? -6/9। अब इसको भाग दे करके देख लेंगे हम लोग। तो -6/9 में भाग देंगे कितना से? इसमें 3 से भागा दे रहे हैं, इसमें भी 3 से भागा दे रहे हैं। आंसर कितना आएगा हम लोग को? कट जाएगा वही -2/3 आ जाएगा। तो -6/9 का समतुल्य भिन्न कौन होगा? इक्विवेलेंस रेशनल नंबर कौन होगा? -2/3। तो समतुल्य परिमेय संख्या समझ में आ गया?
इसी प्रकार से भिन्न भी चैप्टर आप लोग को आते हैं, तो उसमें समतुल्य भिन्न निकालना रहेगा, तो बस सेम ये है। बस इसमें नया नियम क्या लगा दिया, समतुल्य भिन्न की जगह पर समतुल्य परिमेय, क्योंकि अभी हम लोग को इस चैप्टर का नाम ही है परिमेय, इसलिए परिमेय पढ़ना है। तो समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, बहुत कम है। बात समझ गए इसको? तो समतुल्य परिमेय निकाल लेंगे आप लोग। चलिए, तो समतुल्य परिमेय में क्या करना है, अंश और हर दोनों में एक ही नंबर से गुना करना है या एक ही नंबर से भाग देना है। कौन से नंबर से? शून्येतर नंबर से भाग देना है या गुना करना है। शून्येतर मतलब जीरो को छोड़ करके, नॉन जीरो होना चाहिए वो, समझ गए? ये ध्यान रखना है। तो शून्येतर का मतलब याद रखेंगे क्या चीज आप लोग, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखा हूं यहाँ पे नॉन जीरो। तो नॉन जीरो यानी जीरो को छोड़ करके तब आप लोग गुना करेंगे या भाग करेंगे, तो आपका समतुल्य भिन्न समतुल्य परिमेय संख्या मिल जाएगा। ठीक है, ये था। अब आगे हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे कि परिमेय संख्याओं की तुलना। ये सबके सब चैप्टर से पहले पढ़ने की जरूरत है, चैप्टर से पहले नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो आगे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। और जबरदस्ती अगर हल करा भी रहे कोई टीचर्स या यहाँ पे भी, तो आपको बाकी मतलब रटा रटाया हुआ विद्या आएगा। ये तो इसमें मैं 3 पॉइंट्स लिखा हूं आप लोग को, बहुत आसान है, समझ लेना है। ध्यान रखना है पहला चीज कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या, आप लोग को धनात्मक परिमेय और ऋणात्मक परिमेय बताए हम। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। बात समझ गए? जीरो से बड़ा होता है। कौन? सभी धनात्मक परिमेय संख्या, जितना भी धनात्मक है। धनात्मक का क्या शर्त बताया गया था? दोनों में सेम साइन होना चाहिए। बात समझ गए? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5/2/5 है, ये जीरो से हमेशा क्या होगा? बड़ा। जीरो क्या होगा? छोटा। हाँ, ये वाला साइन मतलब जानते हैं ना हम लोग, जो छोटा होगा उधर नुकीला होगा, यानी उधर ही भोंकेगा वो, आसानी से याद रहेगा। जिधर बड़ा रहेगा उधर कभी भी नहीं भोंक सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई भाला से लड़ रहे हैं तो किसके तरफ भाला भोंकाएगा? जो कमजोर होगा उसके तरफ। अब कलम भी पहले खूब भोंका जाता था स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स भोंकता है कि गुरुजी? क्योंकि छोटा कोई, तो याद क्या रखेंगे हम लोग, जो छोटा होगा उधर क्या होगा हमारा? नुकीला होगा, यानी उधर ही भोंका रहेगा। बात समझ गए? तो ये ध्यान रखना है। तो क्या पहला रूल्स में हम लोग याद रखेंगे, प्रत्येक धनात्मक परिमेय, जितना भी धनात्मक परिमेय है सबके सब जीरो से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। दूसरा में प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय जीरो से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। देख लीजिए इधर का आपके में साइन लगा हुआ है, मतलब ये वाला ये है, मतलब छोटा है, और इधर वाला बड़ा है। बात समझ गए? जीरो। अगर यहाँ पे लिख दूं -2/-5, यहाँ जीरो, तो कौन छोटा कौन बड़ा? कौन छोटा कौन बड़ा? -2/-5 बड़ा और जीरो क्यों? हाँ, क्योंकि ये कौन सा नंबर है? -2/-5 कौन सी परिमेय है? हाँ, ये धनात्मक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? छोटा। और इधर -2 और -2/5 क्या है? ऋणात्मक है, इसीलिए जीरो से क्या होगा? वो छोटा होगा, और ये जीरो से बड़ा होगा। ये नेक्स्ट है एक और चीज, तीसरा पॉइंट, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ा होगा। मतलब हमेशा धनात्मक परिमेय बड़ा होगा। किससे? ऋणात्मक से। बात समझ गया? जैसे यहाँ देखिए, इसमें कौन धनात्मक है? 2/5 क्या है? धनात्मक है, और -2/5 ऋणात्मक है। बड़ा कौन होगा? 2/5 हमेशा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है। बात समझ गए? नेक्स्ट रहेगा आपका -2/5 -2/5। अब साइन रहेगा, उसके बाद -2/5 कौन छोटा? -2/5। इस साइन से नहीं घबराना है, जो कौन सा छोटा है और कौन सा साइन है, क्या है क्या नहीं। उधर वाला ये रहेगा, हमेशा वो छोटा रहेगा। बात समझ गए यहाँ तक? तो ये समझ गए परिमेय संख्याओं की तुलना करना, कंपैरिजन करना, किस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं। तो 3 पॉइंट्स याद रखना है। सभी धनात्मक परिमेय जीरो से बड़ा, सभी ऋणात्मक जीरो से छोटा, और सभी धनात्मक ऋणात्मक से बड़ा। ये ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। बाकी और भी इसमें कंपैरिजन करना है, छोटा कौन है बड़ा कौन है, दोनों में से आपस में
हाँ, एक और चीज है इसमें, मानक रूप। मानक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म करना है हम लोग को। स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप का मतलब होता है सबसे छोटा फॉर्म। समझ गए कौन सा फॉर्म? सबसे छोटा फॉर्म। सबसे छोटा फॉर्म का मतलब जैसे भीन हम लोग बनाते हैं, भीन का जोड़ या बाकी चीज उसको काटते हैं हम लोग, तो वह रूप जिसमें कटेगा नहीं। हम एकदम अंतिम काटते 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 हम लोग एकदम छोटा ले आ गए, अब कटेगा ही नहीं, तो उस रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? मानक रूप बोलेंगे। इसमें है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड न हो, मतलब एक के अलावा कोई दूसरा सार्वगुणनखंड ना हो, यानी न कटे। जैसे 2/3 में कोई सार्वगुणनखंड है, मतलब कोई कटेगा इसमें? ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 नहीं। दोनों में सार्वगुणनखंड क्या है? सार्वगुणनखंड का मतलब होता है दोनों में भाग लगे। जैसे यहाँ हम लोग लिख दिए 3 और यहाँ 6, कितना से कटेगा? 3 से कटेगा। तो इस 3 को बोलते हैं सार्वगुणनखंड। ये भी कटेगा 1 से, तो 1 को बोलते हैं क्या चीज? सार्वगुणनखंड। कटेगा कि नहीं कटेगा? 1 से कटेगा, लेकिन आंसर हमारा उतना ही आएगा। बात समझ गए? 1 से तो 2 में भी भाग लग जाएगा, 3 में भी भाग लग जाएगा। तो 1 इसका सार्वगुणनखंड है। इस दोनों का सार्वगुणनखंड कौन है? 3। सार्वगुणनखंड मीन्स दोनों में कटना चाहिए, तो ये है सार्वगुणनखंड। तो क्या इसमें कहा कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए? सॉरी, वो कौन सा? हर का। ये शर्त रखना है, शर्त है इसका परिमेय के लिए कि इसको जब भी हम लोग बनाएंगे, कुछ भी आंसर दिया है, कुछ भी सवाल दिया है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि इसका हर को हम लोग को हर हाल में धनात्मक कर ही देना है, अन्यथा ये सवाल गलत हो जाएगा। पहला चीज है। उसके बाद क्या है? दूसरा, उसके अंश और हर में एक के अलावा कोई दूसरा सार्वगुणनखंड नहीं होना चाहिए, तब मानक रूप होगा। मतलब एक शर्त, पहला शर्त क्या है? नीचे वाला हमेशा प्लस, नीचे वाला क्या रहेगा? हमेशा प्लस होना चाहिए। ठीक है, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है? काटते काटते इतना छोटा कर देना है हम लोग को कि इसका सार्वगुणनखंड 1 बचेगा, केवल 1 के अलावा कोई चीज नहीं। अब देख लीजिए, एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ 3/5 देखो, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें ये नीचे वाला प्लस है कि नहीं है? है, नीचे वाला प्लस होना चाहिए। तो ये एक, दोनों का सार्वगुणनखंड 1 और नीचे में प्लस भी है, इसलिए यह मानक रूप में है। दूसरा, -7/8 ये है कि नहीं है? मानक रूप में है। पहला देखेंगे कि नीचे वाला जोन है वो धनात्मक है कि नहीं? नीचे वाला यानी हर जोन है वो हर हाल में प्लस में होना चाहिए, है। दूसरा चीज देखेंगे, सार्वगुणनखंड 1 है कि नहीं? और किसी से कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा है, मतलब सार्वगुणनखंड 1 है। इसी प्रकार से अब इसमें 2 को सवाल में दिया हूं, अच्छा इसको भी पॉइंट लिख दिया, प्रश्न है 2 कि मानक रूप में बदलिए। जैसे यहाँ है 36 बटा में -24, बदला रहेगा, आराम से बदला रहेगा। कैसे बदलेंगे? कितना से कटेगा? ये 12 से कटेंगे। 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24। लेकिन अभी क्या शर्त है? 3/-2 आया। सही हो गया? सही नहीं हुआ। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसका नियम है कि हर हमेशा धनात्मक होना चाहिए, अंश क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे? फिर अब इसको गुना करने के लिए दोनों नंबर में गुना करेंगे, ठीक है, जिससे कोई सवाल गलत ना हो। क्या चीज से गुना करेंगे? पहले इसको देख लेते हैं, ऊपर वाले को। तो पहले नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला को ही हमको क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ 1 है, -2 है, तो क्या चीज से गुना करेंगे कि प्लस में आ जाएगा? माइनस से ही गुना कर देंगे, ठीक है। इसको ये कर देता हूं गुना, यानी -1। तो जब -1 से गुना करेंगे आंसर आएगा कि नहीं? माइनस माइनस प्लस, 2 एकम आ गया प्लस। लेकिन नीचे वाला को खाली करेंगे तो आंसर मेरा गलत हो जाएगा। ऊपर में भी गुना करना होगा। ऊपर में कितना से गुना करेंगे? कितना से? -1 से ही गुना करेंगे तब, क्योंकि नीचे में हम लोग -1 से गुना किए हैं हर में, इसलिए अंश में भी क्या करेंगे? -1 से ही गुना करेंगे। अब गुना करेंगे प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? -3 एकम 3, तो -3/2 ये क्या होगा? मेरा आंसर होगा किसका? 36/24 का। ये इसका सही आंसर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखना ही नहीं, बस खाली काट दिए जैसे है वैसे लिख दिए, तो ये परिमेय का मानक रूप नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट दूसरा सवाल एक और है, -9/3। बेटा इसको चलिए दूसरा सवाल जो है
-9/-12। ये कैसे कटेगा? ये तो डायरेक्ट है, इसको हम लोग काट सकते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ठीक है, और फिर 3 चौका 12 कर देंगे। अगर ऐसे नहीं करना है हम लोग को, इसका दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका इसका ये है कि -9/-12 अगर है, इसको दूसरा तरीका केवल इसको काटेंगे, कितना होगा 3 और ऊपर में नीचे 4, उसके बाद माइनस माइनस में इसको भी गुना करेंगे सेम वैसा ही, -1 से और फिर -1 से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, फिर माइनस माइनस प्लस 4, तो 3/4 यहाँ भी हम लोग को आया था इस प्रकार से, और वहां भी, ये दोनों ध्यान रखना। बात समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मानक रूप बोलेंगे, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। बात समझ गए? ये ध्यान हम लोग को रखना है। उसके बाद जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अब टाइम ज्यादा हो गया, छुट्टी का भी टाइम ये है, उसके बाद तब प्रश्नावली आपका स्टार्ट होगा। बस एक टॉपिक बच गया आपका, दो के बीच निकालने आता है आप लोग को? ठीक है, तो दो को संख्या के बीच में आराम से निकल जाएगा, परिमेय संख्या निकालना है हम लोग को, ठीक है। चलिए इसको बाद में ही बताऊंगा, ऐसे छुट्टी भी हो गया तो उसके बाद तब परिमेय आपका है, ठीक है।